हेलो दोस्तों, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस वन पे हम आ चुके हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और हम फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चंस को अब ध्यान से गौर से देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करके दूं, कुछ समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 48 डेज़ का आंसर राइटिंग प्लान जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पेड प्रोग्राम है, 10 अक्टूबर यानी कि आज से ही वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें आप एनरोल कराएंगे तो आपको 48 डेज़ के अंदर आंसर राइटिंग की A to Z डिस्कशन के साथ साथ आंसर इवैल्यूएशन के साथ साथ करवाई जाएगी। तो प्लीज़ उसमें एनरोल अगर करवाते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप करवा सकते हैं। बहुत ही एक मैं बता रहा हूँ फाउंडेशनल प्रोग्राम है और आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। एनीवेज, हम बात करते हैं यहाँ डिस्कशन की कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन, ट्रेस द जर्नी ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया थ्रू द थर्ड एंड फोर्थ डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के तीसरे और चौथे दशक यानी कि 1920s और 1930s, है ना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरे और तीसरे को 1910s और 1920s लिख देते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है, या तीसरे और चौथे दशक को 1930s और 40s कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि पहला दशक तो 0 से लेकर 10 तक होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ डेकेड्स विल बी 20s to 30s एंड 30s to 40s। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से पीजन मूवमेंट्स की जर्नी रही इस दौरान। हमें ये भी यहाँ पता होना चाहिए कि बेसिकली पीजन मूवमेंट जो होते थे वो कुछ इस तरीके के हैं कि 19th सेंचुरी वाले थोड़े से अलग हैं और 20th सेंचुरी वाले थोड़े से अलग हैं। और 20th सेंचुरी में भी जो 1920 तक चलता था वो थोड़ा अलग है फ्रॉम 1930 के बाद से जो चल रहा है, और इन्हीं चीज़ों को हम प्रकाश डालेंगे। ध्यान रखना है, हमने वर्ड लिमिट के अंदर आंसर लिखना है, इसलिए हम बहुत ही सक्सिंक्ट तरीके से यानी कि बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की 2 लाइनें इस्तेमाल करेंगे और 2 लाइनों के अंदर हम ये बताएंगे कि पीजेंट मूवमेंट होते क्यों थे 20s और 30s या ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स के अंदर। तो ब्रिटिशर्स की जो कमर्शियल और एग्रीकल्चरल पॉलिसी है उसकी वजह से पूरी जो पीजेंट्री थी वो एम्पावरिश हो गई थी। इनफैक्ट ओवरबर्डनिंग ऑफ पीजेंट्री हो गई थी और हमारे जो सिचुएशन थी, हालत थी रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हाई सब इन्फ्यूडेशन, ये टर्म यूज़ करेंगे, बहुत ही बढ़िया टर्म है कि आपने बताना है कि अगर मेन ज़मींदार से लेके जो एक्चुअल में कल्टीवेट कर रहा है उसके बीच में बहुत सारे सब टेनेंट हुआ करते थे। इस चीज़ को आप एक लाइन में बता सकते हो, हाई सब इन्फ्यूडेशन होती थी। देन एक्सप्लॉयटेटिव रेंट्स हुआ करते थे जो इलीगल तरीके से कलेक्ट किए जाते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और जुडिशरी भी एपैथेटिक थी, यानी कि बिल्कुल भी जो पुअर पीजेंट्स थे उनकी बात नहीं सुनती थी। इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ये हुआ कि ब्रिटिश राज्य में पीजेंट मूवमेंट्स एक नेचुरल रिस्पॉन्स बने। 2 लाइनों में आपने बता दिया, 30 से 32 शब्दों के अंदर आपने बता दिया कि कैसे पीजेंट मूवमेंट्स चल रहे हैं। अब हम इसके बाद हमने जर्नी ट्रेस करनी है। जर्नी ट्रेस करने में हमने ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, मतलब जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स देंगे उतना बढ़िया है, लेकिन हमें ये तो बताना है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हुआ करते थे उन 2 दशक के, उन 2 डेकेड्स के मूवमेंट्स के। तो हाँ, हम ये कहेंगे कि सबसे पहली बात तो कि ये कि नेशनल मूवमेंट जिस तरीके से जोर पकड़ रहा था, गांधी जी के आने के बाद से पीजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नेशनल मूवमेंट में बढ़ गई थी। तो जो पीजेंट मूवमेंट थे कई बार, नॉट 100% ऑफ द टाइम्स, बट कई बार अलाइनमेंट में होते थे आपके नेशनल मूवमेंट में जो कार्रवाई चल रही है उसके साथ। तो एग्जाम्पल के तौर पे बारदोली सत्याग्रह 1927 वॉज जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ कि हम नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ेंगे। इनफैक्ट बारदोली वॉज रेडी फॉर मेकिंग अ नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम 1920 ओनली, लेकिन 1922 में आपने 5 फरवरी के चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। अब गांधीयन मूवमेंट के साथ अलाइन था बारदोली का सत्याग्रह। और तो और मापिला रेबेलियन की बात करें जो केरला के कोस्टल एरियाज में हुआ, वो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के साथ अलाइन था, यानी कि जो नेशनल करंट्स चल रही थी
उसके साथ इन्फ्लुएंस हो रहे थे पीजेंट मूवमेंट। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जो लीडरशिप आ रही थी वो कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के नेता, 1934 में सीएसपी बन गई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उनके नेता होंगे या कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से लीडरशिप मिल रही थी। और बारदोली सत्याग्रह, अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल इज अ बिग एग्जांपल। अवध किसान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू की इन्वॉल्वमेंट थी। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप यहां देखी गई थी। तीसरा आप यहां बता सकते हैं कि पीजेंट्स के अंदर, पीजेंट्स के जो ग्रुप बन गए थे उनमें कॉलोनियलिज्म को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। तो सिर्फ अपने इमीडिएट ऑपरेसर यानी इमीडिएट जमींदार से उनको प्रॉब्लम नहीं थी, वो ओवरऑल कॉलोनियल रूल के भी खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जमींदारी सिस्टम को जो एस्टैब्लिश करने वाले हैं और इसको सस्टेन करने वाले हैं वो कॉलोनियल मास्टर्स ही हैं। वहां का बनाया गया प्रशासन है, वहां की बनाई गई जुडिशरी है। और तो और हम ये देखते हैं कि इन पीजेंट मूवमेंट में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हमें इन्हें बनते हुए देखा। तो आप अवध किसान सभा की बात करें या ऑल इंडिया किसान सभा की बात करें जो 1936 में बनी, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस भी उसका नाम पहले हुआ करता था, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट लेने लग गए। इनकी ब्रांचेस होती थी, अलग अलग प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स में ये फंक्शन करते थे। तो इसीलिए फार्मर्स की या पीजेंट्स की इनफैक्ट मोबिलाइजेशन यहाँ पे काफ़ी आसान हो गई थी, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन पार्टी कैडर के साथ भी हो गया था। इसलिए और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कैसे मिलती है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 1930s के दशक में तो बहुत सारी किसान सभा बनती हैं, प्रोविंशियल किसान सभा बनती हैं, जिनको कोलैबोरेट करके एक ऑल इंडिया किसान सभा बनाया जाता है 1936 के अंदर। और 1936 के अंदर ही जो फैजपुर का सेशन होता है वहां पे पहली बार किसान मैनिफेस्टो आता है। और ये किसान मैनिफेस्टो कांग्रेस अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपने मैनिफेस्टो के तरह इस्तेमाल कर रही है। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो चुका है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का विद द एग्रीकल्चर क्लासेस, बिकॉज अब समझ में आ रहा है कि मासेस के अंदर इन्वॉल्व होना, रूरल एरियाज के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होल्ड करते हैं वहां को एनर्जी को टैप करने से ही नेशनल मूवमेंट में स्फूर्ति आएगी। और ये 1920s और 30s से चलता आ रहा था। अब आपने ट्रेस करनी है जर्नी, मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने बस क्या करना है दोस्तों, जो आपने हिस्ट्री में मूवमेंट्स पढ़े होंगे इस दौरान उनका थोड़ा सा 2-3 लाइनों के अंदर ब्यौरा दे देना है। आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड्स का ध्यान रखते हुए 2-3 लाइनों में बताएंगे। फॉर एग्जांपल किसान सभा मूवमेंट तो 1918 में से ही शुरू हो गया था। अवध किसान सभा जो का नाम है, यूपी किसान सभा तो 1918 में बन गई थी। अवध किसान सभा 1920 में स्प्लिट होने के कारण बनी थी। तो हमें पता है कि ये इलीगल रेंट, लेवी, समरी एविक्शन अवध के तालुकदार जो या जमींदार उस इलाके के किया करते थे, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट होता था। तो 1918 में यूपी किसान सभा बनी सबसे पहले, जिसकी 450 ब्रांचेस बननी शुरू हो गई। तो ये रेंट का बॉयकॉट करते थे। नाई धोबी बंद, यानी कि जो एक विलेज के सेटअप में जो बॉयकॉट वाला रूल होता है ना कि सोशल बॉयकॉट कर देना, वही चीज़ यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे बंद कर देते थे तालुकदार्स की और जमींदार्स की। फिर यूपी में ही एका मूवमेंट आता है, हरदोई, भरेच, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहाँ पे अगेन सिमिलर प्रॉब्लम्स थी। और यहाँ पे थोड़ा सा सिंबॉलिक रिलीजियस रिचुअल्स का भी इस्तेमाल होता था कि हम एक प्लेज लेते थे, है ना, एक धरती में एक तरीके का होल करके उसमें ऐसे पानी भर के प्लेज लेते थे कि हम एक्स्ट्रा रेंट पे नहीं करेंगे। और इस मूवमेंट में तो वो छोटे जमींदार भी थे जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी और बड़े जमींदार उनसे ज्यादा रेंट वसूला करते थे। आप बारदोली सत्याग्रह की एग्जाम्पल दे सकते हो 1927 में। तो एग्जाम्पल आपके पास यहाँ 20s और 30s में बहुत ज़्यादा है। मापिला रेबेलियन की भी एग्जाम्पल देना चाहो दे सकते हो। डिपेंड्स ऑन दैट हाउ यू आर मैनेजिंग द वर्ड सिचुएशन। आप अगर वर्ड्स को मैनेज करते हो, 1-2 लाइनों में लिख देते हो, तो डिपेंडिंग ऑन 150 वर्ड्स का है, 250 वर्ड्स का है, आप एग्जाम्पल दोगे। आप ट्राई करना है कि ऐसा भी कर सकते हो, एक अप्रोच ऐसी भी हो सकती है कि मैंने 2-3 जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए और बाकी को मैंने एक बस टाइमलाइन के तौर पे दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इस तरीके में कि एग्जामिनर को ऐसा लग सकता है कि आपको पहले 2-3 मूवमेंट्स के बारे में तो पता था लेकिन अगले के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरे हिसाब से तो आप जो सब हेडिंग लिखोगे उसमें 2 या 3 पॉइंट लाइनें, 1 या 2 लाइन, मिनिमम 2 लाइनें, मैक्सिमम 3 लाइनें लिखोगे ही लिखोगे। तो वैसे ही आप बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी यहां बता सकते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई वो इसी सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। और ये लॉन्ग जेस्टेशन मूवमेंट था।
क्योंकि यहाँ पे सोशल वर्क करवाया जा रहा था महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स के द्वारा, जिससे ट्राइबल्स और अनटचेबल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जा रहा था नेशनल मूवमेंट के अंदर। तो लैंड रेवेन्यू का जो के अंदर एक इजाफा आया, इंक्रीज आया, और इसके वजह से इसको रोल बैक करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ वर्कर कैंप्स या छावनी बनाए गए, बॉयकॉट अरेंज किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। 30s के दशक में आते आते हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस के साथ अलाइन हो चुका है आपका फार्मर मूवमेंट या पीजेंट मूवमेंट। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, नो टैक्स नो रेंट कैंपेन्स कई स्टेट्स या प्रोविंसेस में देखने को मिले, नो चौकीदार टैक्स कैंपेन्स बिहार और बंगाल में देखने को मिले। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि आपसे एनालिसिस तो पूछा नहीं है, आपने ट्रेस करना है हिस्ट्री को। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें अगर आपने जो है बुक्स, रेफरेंस बुक्स पढ़ी है तो आप काफ़ी कंफर्टेबली उसका आंसर दे सकते हो। अगेन, ऑल इंडिया किसान सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ में फॉर्म हुई थी अप्रैल 1936 में। बहुत सारी प्रोविंशियल किसान सभा एक साथ आके बनी थी। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑल इंडिया लेवल पे डेवलप हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सच्चिदानंद, एनजी रंगा, ये जो है इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो हमने जो पहला पॉइंट बताया था कि पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इट स्ट्रेंथन्ड द सोशलिस्ट एलिमेंट्स विद इन द कांग्रेस। तो जो ये समाजवाद की को फॉलो करने वाले लीडर्स थे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए। इनफैक्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी विद इन द कांग्रेस, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। और फार्मर्स को उन्होंने अपना एक वोट बेस भी काफ़ी हद तक बनाया। किसान मैनिफेस्टो भी फाइनलाइज किया गया फैजपुर कांग्रेस सेशन के अंदर। एक पहला ऐसा कांग्रेस सेशन था जो रूरल एरिया में रखवाया गया था जानबूझ के, ताकि वो फार्मर्स या पीजेंट के मूवमेंट की बात कर सके। इसके अलावा अगेन यू कैन से कि प्रोविंशियल किसान सभा अलग अलग चल रही थी, केरला में, बिहार में, वगैरह वगैरह। और कांग्रेस की मिनिस्ट्रियां जब 28 महीनों के लिए पावर में आती हैं 1936 के इलेक्शन के बाद, तो उसके दौरान भी काफ़ी काम किया गया फार्मर्स के लिए। बट हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि हमारी वर्ड लिमिट भी है। तो हमने अब कंक्लूड कर देना है आंसर को। हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि 2 डेकेड्स में, 2 दशक के अंदर जो पीजेंट मूवमेंट थे वो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्राम से प्रोग्राम बन गए, और वो भी ऑल इंडिया स्केल पे। तो सिर्फ और सिर्फ जो नैरो कम्युनिटी के राइट्स है, पीजेंट कम्युनिटी के राइट्स की बात नहीं रही, ये ऑल ओवर इंडिया जो ग्रीवेंसेस थे पीजेंट्स के, उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्केल पे लेके आया। और फ्यूचर एग्रेरियन रिफॉर्म्स, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए इसने एक नींव, एक फाउंडेशन बना के दे दी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे ना, तो आप वर्ड लिमिट के अंदर भी आंसर लिख पाएंगे। एक और तरीका हो सकता है अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाहें, लेकिन मैं यहाँ प्रेफर नहीं करूंगा फ्लो चार्ट बनाने का, क्योंकि आपसे सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है और आप जनरली यू कैन एक्सपेक्ट कि 150 वर्ड्स में आप इसे क्लोज कर सकते हो। अगर आपसे एनालाइज करने के लिए बोला गया, असेस करने के लिए बोला गया, या उसके ऊपर एक थोड़ा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ गया, तो पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट बना के इसकी एवोल्यूशन दिखा सकते हो, टाइमलाइन के थ्रू भी एवोल्यूशन दिखा सकते हो। इट डिपेंड्स आप किस तरीके से स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जैसे मान लो आप वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करके ऐसे टाइमलाइन की तरह ऐसे बना दो, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो मैप भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप पीजेंट मूवमेंट्स का रीजन तो आपको पता ही है, तो फटाफट से आपने क्या करना है कि एक मैप बना देना है ऐसे, ठीक है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो भी बनाऊंगा दिल से बनाऊंगा, है ना, देश है अपना। तो इसमें आप पोर्ट्रे कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा मूवमेंट हुआ, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आंसर के स्टार्टिंग में कर देना, खास तौर पे अगर 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आंसर को यूनिक बनाने की कोशिश कर सकते हो। हिस्ट्री का आंसर है, लेकिन मैप ऐसा किसी ने लिख के तो नहीं दिया है कि ज्योग्राफी में ही मैप बनाना है ना। यूपीएससी का कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं आया है सर कि ज्योग्राफी में मैप बना के आना है, हिस्ट्री में मैप मत बनाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। नंबर कब कटेंगे? नंबर तब कटेंगे जब मेरी तरह ऐसे कर दोगे, क्या कि मार्जिन के बाहर मैप ले जाओगे। डोंट डू दैट, बट ट्राई टू मेक अ मैप ऑल्सो इन हिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है। तो आगे की क्लास में, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी।